हेलो ऑल, वेलकम बैक। गॉस के सारे वीडियोस देख लिया? पक्का? अगर सारे वीडियोस अब तक देख लिया ना तो पक्का फील तो आ चुका होगा। तो चलो आज देखते हैं आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। आज हमारे सामने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। एज बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग, हमने क्या किया, हमने इसके पूरे वॉल्यूम में चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके पूरे वॉल्यूम में हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा मत सोचो कि सारे चार्जेस सरफेस पे चले जाएंगे, नहीं जा सकते। मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। और हमने एज बिकॉज चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, हर जगह जो चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी होगा दैट वॉल्यूम डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। तो हमने क्यू चार्ज डाला, इस स्फीयर का रेडियस आर है, तो डेंसिटी क्या होगा? चार्ज डेंसिटी होगा रो इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और रो जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो निकालना क्या है? निकालना ये है कि अगर मैं एक इंटरनल पॉइंट चूज करूं, अगर मैं सरफेस वाला पॉइंट चूज करूं और अगर मैं बाहर एक पॉइंट चूज करूं, तो इन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट पॉइंट्स व्हिच आर इनसाइड द स्फीयर, एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एट पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अगर याद है, हमने इसी प्रोसेस को एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी किया था। सेम प्रोसेस, सेम आइडिया इस बार हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि एक बार इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और देख के मुझे ये बताओ कि क्या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिमेट्री है? इज देयर एनी सिमेट्री इन दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? Come on, you can answer that. Yes, there is a symmetry in this particular charge distribution. It is spherically symmetric, right? मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर मैं लोकेशंस को चेक करूं तो चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर ए गॉसियन सरफेस? कम ऑन, what is the most obvious choice for a Gaussian surface? It is a sphere, correct? It is a sphere. तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि सेंटर से r डिस्टेंस बाहर, ये पॉइंट, मतलब ये जो स्फीयर है, स्फीयर के बाहर हमने एक पॉइंट चूज किया और ये जो पॉइंट है स्फीयर के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो उस लोकेशन पे फील्ड कितना होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख कर रखा फील्ड आउटसाइड द स्फीयर से स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस एंड सरफेस के बाहर, ठीक है ना। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमने यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस चूज किया इट इज स्पेरिकल, और ये जो स्पेरिकल ब्लू कलर का गॉसियन सरफेस दिख रहा है, दिस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को हमने इस पॉइंट के थ्रू पास कराया सच दैट दिस गॉसियन सरफेस एक्चुअली पासेस थ्रू द पॉइंट जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एज वी ऑलरेडी नो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, वी कैन ईजिली से कि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। फील आ गया? पक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। और ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस जगह पर अगर तुम एरिया वेक्टर देखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर देखोगे, सो बोथ ऑफ देम विल बी पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। हर जगह यही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विल बी पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इट्स वेरी इजी, राइट? वी सिंपली मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो हमने यही किया है, E इंटू इस ब्लू कलर का जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कितना है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। एंड इट इज वेरी सिंपल, राइट? बिकॉज इस गॉसियन सरफेस ने पूरे स्फीयर को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विल बी द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, एंड इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट? Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? ध्यान से देखो, 4 पाई को नीचे लेके चले गए, ε0 के साथ रख दिया हमने 4 पाई ε0, और यहाँ पर आ गया Q/r स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? K कैपिटल Q/r स्क्वायर। ये हो गया K कैपिटल Q/r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आया समझ में? इससे भी इंटरेस्टिंग क्या पता है ना, ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया है, पहले भी डिराइव किया है, कुछ याद आ रहा है? कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी यही कहानी आया था।
कुछ याद आया? अच्छा एक बात बताओ, मुझे पता है कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r डिस्टेंस पे ये फील्ड है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने इन सारे चार्जेस को, कितना चार्ज है टोटल में कैपिटल Q चार्ज है, सारे कैपिटल Q चार्ज को अगर मैं सेंटर में कंसेंट्रेट कर दूं, क्या कर दूं? कम ऑन टेल मी, कहां पर कंसेंट्रेट करूं? सेंटर पे कंसेंट्रेट करूं और ये पूछो कि r डिस्टेंस पे यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मुझे तो यही आंसर मिलेगा ना, KQ/r²। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और एग्जैक्टली यही कंक्लूजन हमको पहले भी मिला था पिछले वीडियो में, जहां पर हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड निकाला था, यही रिजल्ट आया था। दैट मीन्स सीधा सीधा हम इस डिस्कशन को जनरलाइज कर सकते हैं और सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और बाहर किसी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सीधा सीधा तुमको सारे चार्जेस को कहां पर कंसेंट्रेट करना है? यू नीड टू कंसेंट्रेट ऑल द चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड जस्ट से कि एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना फील्ड होता है। सारे चार्जेस को हमने सेंटर पे कंसेंट्रेट किया, Q चार्ज और Q चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? कम ऑन, KQ/r²। हमेशा याद रखना फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है? अच्छा, अभी मैं अगर पूछूं सरफेस पे कितना होगा, कुछ नहीं, छोटे r की जगह तुमको क्या पुट करना है? कैपिटल R पुट कर देना है, KQ/R², वो हो जाएगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये मैं तुमको लिख के दूंगा नेक्स्ट सेशन में, मैं तुमको ये लिख के दूंगा, कुछ और पॉइंट्स मैं तुमको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना? फिलहाल ये सुन के रखो। तो बाहर का पॉइंट हो गया, ठीक। अभी नेक्स्ट किसका बारी? नाउ वी आर गोइंग टू चूज अ पॉइंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सिंपल, एकदम सिंपल, टेंशन मत लो। ये पॉइंट है और हमने ये पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सेंटर है और हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालना है। ये जो पॉइंट है, दिस इज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इट इज अ स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी टेक ए स्फीयर as a Gaussian surface and such that the sphere passes through this point. As because it is spherically symmetric, मैं फिर से वही कहानी बार बार कहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, E and dA will be along the same direction। और इस ब्लू कलर के सरफेस के थ्रू, ये जो ब्लू कलर का गॉसियन सरफेस दिख रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। यही क्या है, देखो, E into 4 pi छोटा r², किस जगह के लिए? फॉर ए पॉइंट विच इज इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस ब्लू गॉसियन सरफेस। और इस ब्लू गॉसियन सरफेस ने कुछ इतना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, इसके लिए तुमको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि कितना चार्ज इसने अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, ठीक है? दैट्स डैम सिंपल, टेंशन मत, इट्स वेरी सिंपल। वो ये है कि हमको पता है, डेंसिटी तो पता ही है, वी ऑलरेडी नो द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो इस जगह का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई छोटा r³। कम ऑन, 4/3 पाई छोटा r³। रो का वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा, तो हमने देखा, रो का वैल्यू पुट किया और हमको मिला कि चार्ज एनक्लोज कितना है? कैपिटल Q स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R, राइट? तो हमने ये निकाल लिया कि कितना स्फीयर ने अपने इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, ठीक? कुछ नहीं, ये जो एक्सप्रेशन निकला है, दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड, इसको डायरेक्टली यहां पुट करो, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ध्यान से देखो, 4πε0 एक साथ लिख दिया, यहाँ r² है, यहाँ पर r³ है, तो यहाँ पर सिर्फ r जिंदा रहेगा। तो देखो, r जिंदा है, q जिंदा है और नीचे पहले से क्या है? r³। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं, KQ छोटा r बाई r³, ठीक है ना? तो K कैपिटल Q छोटा r बाय r³ इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इज दैट क्लियर? और थोड़ा बोलूं, और कुछ बोलने का मन कर रहा है, सुनो ध्यान से। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखूं, यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। r is the distance from the center of the sphere। तो एक बात बताओ, अगर r का वैल्यू 0 है, what does it mean? r is the distance from the center। r का वैल्यू 0 मतलब we are talking at the center। तो what is the value of electric field at the center of the sphere? r का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या 0। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center is 0। नेक्स्ट, as we move away from the center, the value of r will keep on increasing। If r increases, अगर हम सेंटर से दूर जाएंगे, r का वैल्यू इंक्रीज करेगा,
आर का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, करते 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 सरफेस तक जब पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने बताया था सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो, उसके बाद वी गो आउट ऑफ द स्फीयर, इज दैट क्लियर। उसके बाद वी गो आउट ऑफ द स्फीयर, तब हमको इस फॉर्मूला को फॉलो करना है एंड इन दैट सिनेरियो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या कहते हो, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, विच मीन्स अगर हम बाहर चले जाएंगे एज आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू डिक्रीज एंड आर बढ़ते 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 अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं, इन्फिनिटी में चले जाते हैं, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। फील आया, पक्का फील आया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर फॉर पॉइंट्स इनसाइड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कहानी बाकी है और एक दो पॉइंट्स मुझे बताना है, फिलहाल इसको कॉपी करके रखो। ओके, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट बता ही चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, ये ऑलरेडी कह चुका हूं कि अगर तुम्हारे पास एक स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और बाहर फील्ड निकालना है, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या होता है, क्यू इज एक्चुअली द चार्ज इन द स्फीयर, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, एक्सप्रेशन हमेशा यही यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को लाने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम सारे चार्जेस को सेंटर पे कंसंट्रेट करके फील्ड निकाल सकते हैं, वही एक्सप्रेशन आएगा। वी कैन एज्यूम ऑल द चार्जेस टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये भी डिस्कस किया हो कि सरफेस पे कितना फील्ड होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे तुमको बताना है, दिस लास्ट वाला पॉइंट ये क्या है, फॉर एन इंटरनल पॉइंट स्फीयर के अंदर, मतलब इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर हमको फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो जस्ट नाउ ही तो क्या था डिराइव, क्या है फॉर्मूला, बोलो क्या है फॉर्मूला, के कैपिटल क्यू छोटा आर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर क्यू। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम रो के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, रो मतलब डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या हो गया, ये के कैपिटल क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कम ऑन, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक छोटा सा वेरी सिंपल सा एक्सप्रेशन है, लेकिन बहुत यूजफुल एक्सप्रेशन है, बिकॉज कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इस फॉर्मूला को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, और एक चीज दिखाना बाकी है तुमको। हमने ग्राफ कहाँ बनाया, हम लोग हमेशा ग्राफ का वेरिएशन दिखाते हैं ना, तो नेक्स्ट मैं तुमको ये दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली कैसे वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड। नेक्स्ट मैं ये दिखा रहा हूं, फिलहाल इसको कॉपी करो। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ है जो तुमको देखना है, समझना है, सिंपल है बहुत। इसके रेफरेंस में हमने इस ग्राफ को बनाया है। This is pointing towards r equal to 0. This value of small r is capital R is actually referring to the surface of the conductor. And ये जो regions है, this is outside the non-conducting sphere. And ये जो region है 0 से लेके capital R तक, this is inside the non-conducting sphere. ठीक, तो r equal to 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 दिखाया था। r equal to capital R पे कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। 0 से लेके capital R तक we are talking about points which is inside the conducting sphere. सॉरी, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तब एक्सप्रेशन क्या होगा, के क्यू छोटा आर बाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर, व्हिच मीन्स दैट अगर आर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, एंड दिस इज द वेरिएशन, ई प्रोपोर्शनल टू आर। और व्हाट विल हैपन इफ यू गो आउटसाइड, देन वी आर डीलिंग विथ एक्सटर्नल पॉइंट्स, and for external points electric field's expression is kq by छोटा r square. Is that clear? So in this case I see कि electric field का जो expression है that is inversely proportional to what, r square, which means as you go further away the value of electric field is going to decrease and finally become zero at infinity. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और एक छोटा सा चीज,
वेरी स्मॉल आइडिया, सिमिलरिटी बेसिकली। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर के केस को याद करेंगे और इस केस को याद करेंगे तो इस ग्राफ में बहुत सिमिलरिटी है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इस रीजन में कोई फील्ड नहीं होता, जीरो होता है। और कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है वो ऐसा ही होता है। समझ में आया? ये वाला पोर्शन इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन इन केस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी ये ग्राफ ऐसा ही दिखता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर भी, कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जीरो से लेकर आर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है जीरो। याद है ना ये चीज़? एक बार देख लेना अगर याद नहीं है तो। ओके, आई होप सो यू एंजॉय दिस। मज़ा आया होगा देख के। सिर्फ देखने से नहीं होगा, मज़ा आने से नहीं होगा, तुम इसको अच्छे से खुद करना है, कॉपी में खुद नोट करना है, और जितने सारे फॉर्मूलास है ना वो तो मेमोराइज करना ही है, समझना है, उसके बाद मेमोराइज भी करना है। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। सी यू सून।